हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेघ आए, जिसे लिखा है सर्वशिल दयाल सक्सेना जी ने। सर्वशिल दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं काठ की घाटियाँ, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर जी बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्होंने जो इसमें क्षितिज पाठ्य पुस्तक में मेघ आए कविता लिखी है, ये उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि मेघों के आने की तुलना जो है उन्होंने तुलना सजकर आए प्रवासी यानी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण हो जाता है, वैसे मेघों के आने पर उनका सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को इस कविता में दिखाया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें कवि कहते हैं कि बादल बहुत ही तैयारी के साथ बड़े बन ठन कर आए हैं, आकाश रूपी ससुराल में आए हैं। उनके स्वागत के लिए क्या आगे आगे नाचती बयार चली। बयार क्या होता है? वायु होती है, हवा होती है। उसको क्या आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, जैसे कि कोई अतिथि आने पर खुशी होती है, तो वैसे ही जो है हवा है आगे आगे नाचती गाती चल रही है। और जब कोई मेहमान आता है तो क्या दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, तो वो कहते हैं जब मेघ रूपी दामाद आते हैं तो दरवाजे और खिड़कियां खोल कर गली के सभी लोग उनको निहारने लगते हैं, ताकने लगते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। कवि कहते हैं कि जो बादल रूपी मेहमान आए हैं वे कोई साधारण मेहमान नहीं है, बल्कि दूर रहने वाले दामाद की तरह बहुत ही दिनों बाद आए हैं। मतलब शहर से वो गांव में आए हैं। पाहुन मतलब होता है दामाद आए हैं, वो कोई साधारण मेहमान नहीं है, बल्कि शहर से गांव में आए हैं। इसलिए वे बहुत ही सुंदर और सुखद प्रतीत हो रहे हैं। मेघ मतलब जो बादल आए हैं वे बन ठन संवर के आए हैं। यहाँ पे कवि क्या है? प्रकृति प्रेमी है, और जो वो बादल की तुलना कर रहा है वो मेहमान से कर रहा है, यानी दामाद से कर रहा है। नेक्स्ट है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कवि बता रहा है? कवि बता रहा है कि जब मेघ आते हैं, मेघ के आने पे आंधियाँ चलने लगती हैं और आंधियाँ तेज़ी से चलने लगती हैं तो क्या होते हैं? पेड़ झुक जाते हैं, कभी झुकते हैं कभी उठते हैं। धूल भी दूर दूर तक फैलने लगती है ना, तो कहते हैं कि वो कभी उनकी गर्दन कभी झुक रही है और कभी उठ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि गांव के सभी लोग उस दामाद को देखने, मतलब मेघ रूपी दामाद, मेघ का इन्होंने तुलना किससे की? दामाद से, कि मेघ को देखने के लिए कभी गर्दन झुकाते हैं गांव के सभी लोग, कभी उचका कर उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी की तुलना इन्होंने यहाँ पर कुंवारी युवती से किया है। तो कह रहे हैं कुंवारी युवता भी उस दामाद को देखकर क्या कर रही हैं? देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, और खुशी से इतना ज़्यादा झूम रही हैं कि वो अपना घाघरा उठाकर सूचना देने के लिए दौड़ पड़ी हैं। जिसके घर के दामाद हैं वहाँ पे दौड़ पड़ी हैं सूचना देने के लिए। तो
तो यहाँ पे आंधी की तुलना उन्होंने कुंवारी युवती से करा है। यहाँ पर भी मानवीकरण हुआ है। जब किसी भी प्राकृतिक चीज़ों का मानव से तुलना की जाती है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मानवीकरण किया है कवि ने। तो दौड़ पड़ती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े ठन के संवर के। अभी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मेघ के आने से सभी तरफ हलचल मच जाती है, ठीक उसी तरह मेहमान यानी दामाद के आने पर क्या जो नदी है, नदी क्या है वो भी ठिठक उठी है। नदी भी ठिठक उठी है और उसने घूंघट को कर लिया है। नदी ठिठक गई है और घूंघट कर लिया है और घूंघट को वो उठाकर तिरछी नज़र से देखने लगी है ताकि उन्हें उस दामाद की एक झलक मिल जाए, है ना, उन्हें एक झलक वो पा जाएं और दामाद को देख सकें। मेघ आए बड़े ठन संवर के, और मेघ बड़े बन ठन संवर के आए हैं। उनका जो दृश्य है वो बहुत ही मनोहर लग रहा है। नेक्स्ट है बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। अब यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार शादी के बाद पहली बार दामाद के आने पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग क्या करते हैं, सबसे पहले आके उनका स्वागत करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने पर वो जो बूढ़े पीपल है, बूढ़े बुजुर्ग पीपल है, वो आगे बढ़कर मेघों का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे बूढ़ा पीपल क्यों कहा गया है, क्योंकि पीपलों की जो उम्र होती है वो बहुत ही लंबी होती है, इसलिए यहाँ पर पीपल को बूढ़ा कहा गया है। बास बरस बाद सुध लीनी, और अब क्या कहा जा रहा है कि जो बरसों बाद दामाद गांव आए हैं, जिसके कारण क्या है, उनकी पत्नी उनसे नाराज है, गुस्सा है। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में एक बार भी उन्होंने इनकी हाल खबर सुध नहीं ली, है ना। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, यहाँ पर लता को वही मतलब कहा गया है कि वो उनकी पत्नी है और वो गुस्सा है, इसलिए वो बाहर नहीं आती हैं। बोली अकुलाई लता, लेकिन वो इतनी व्याकुल हैं अपने पति को देखने लगे कि वो क्या करती है, किवाड़ बाहर तो नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा है, लेकिन किवाड़ की आड़ से ही उन्हें झांक कर देखने लगती हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से वर्षा कई सालों बाद होती है, पेड़ों पर लगी लताएं वर्षा होने का इंतज़ार करते करते करती रहती हैं, तो इतने दिन बाद वर्षा आने के कारण लताएं मेघों से इतरा रही हैं। ठीक है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। अब क्या है, इतने दिन बाद जब मेघ आए हैं तो क्या हो के बाद जब मेघ आते हैं तो क्या वर्षा आए हैं, वर्षा हो रही है तो तालाब क्या है, तालाब में पानी भर गया है और तालाब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मेहमानों मतलब जो मेघ रूपी मेहमान हैं, दामाद हैं, उनके पैरों को धोने की, पखारने की, गांव वगैरह में क्या होता है, पैर पखारा जाता है, परात मिला के पानी उनके पैरों को धोया जाता है, उसको पखारना कहते हैं। तो जैसे लग रहा है कि ताल जो है उनके पैरों को, मेघ रूपी दामाद के पैरों को पखारने के लिए बहुत ही मतलब परात का पानी भरकर उनके पैर को पखारने के लिए लाया है। मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, और मेघ जो है वो आए हैं बहुत ही बन ठन संवर के, इतने दिनों बाद बड़े बन ठन संवर के आए हैं। नेक्स्ट है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मेघ रूपी मेहमान के आने से क्या हुआ है, सब्र का बांध टूट चुका है। मेघ रूपी मेहमान जो है वो क्षितिज रूपी अटारी पर अब पहुंच चुके हैं, यानी कि मेघ जो है पूरे बादल में छा चुके हैं।
घिर गया है। आकाश जो है वो पूरा काले बादलों से घिर चुका है और आकाश से भी उनके आने की जो रौनक है, बिजली की चमक से जो रौनक आकाश में क्या है, जब बादल आते हैं तो क्या बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है कि आकाश बिजली की चमक से ये पता चल रहा है कि उनके आने की रौनक पता चलती है। ठीक है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और अब क्या है, प्रेमिका और प्रेमी का मिलना संभव हो गया है। इस बात से सभी मेघ क्या है, क्षमा मांगते हैं उनसे, सभी मेघ उनसे क्षमा मांगते हैं कि तुम्हारे आने और ना आने का जो शंका थी, जो भ्रम था, वो अब टूट गया है, ख़त्म हो चुका है। और साथ ही बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के। और साथ ही प्रेमिका का भ्रम भी जो था वो टूट गया है। जो मेहमान रूपी, जो मेघ रूपी जो दामाद हैं, उनको सामने देखकर जो प्रेमिका का जो भ्रम था वो भी टूट गया है। और उन दोनों के मिलन से जो खुशी से उन दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब बारिश होने लगती है ना तो पानी झलकते, तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों का मिलन हो रहा है और उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ जो है वो बहुत ही बन ठन सवर के आए हुए हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पे कई बार मानवीकरण अलंकार हुआ है। मानवीकरण अलंकार के साथ साथ क्या है, रूपक अलंकार भी हुआ है। जब प्रकृति का मानव के साथ तुलना करी जाती है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है।